नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के हालात की समीक्षा की। दिल्ली में स्थिति पर नियंत्रण के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आइटोलिजुमैब टीके को कोविड-19 मरीजों पर आपात हालत में सीमित इस्तेमाल को मंजूरी दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भविष्य के स्वास्थ्य खतरों का सामना करने के लिए देश में पर्यावरण अनुकूल वास्तुशिल्प और डिजाइन अपनाने को कहा। और भारत की 2018 बाघ गणना ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण है। समाचार संध्या में अपने सहयोगी वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और इसके संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली में महामारी की स्थिति पर नियंत्रण करने में केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि अन्य राज्य सरकारों को भी समूचे एनसीआर क्षेत्र में कोविड-19 महामारी का प्रकोप कम करने के लिए ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गृह मंत्री अमित शाह से कोविड-19 स्थिति की राज्यवार समीक्षा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने गृह मंत्री से न केवल महाराष्ट्र बल्कि अन्य राज्यों की भी राज्यवार समीक्षा करने का आग्रह किया है, जहां कोरोना महामारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। अब तक देश में 5,15,386 व्यक्ति इस संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 19,873 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाली दर बढ़कर 62.78% पर पहुंच गई है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान में कोरोना में स्वस्थ होने की दर 76% से अधिक है। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है और उसके बाद दिल्ली और तमिलनाडु का स्थान है। देश में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें स्वस्थ होने की औसत दर राष्ट्रीय औसत दर से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 27,114 नए मरीज सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 8,20,916 हो गई है। वर्तमान में देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,83,407 है। पिछले 24 घंटों में 519 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22,123 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना का पता लगाने के लिए 2,82,511 नमूनों का परीक्षण किया गया। अभी तक ऐसे 1,13,07,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। ICMR कोविड-19 जांच केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि कर रहा है। इसके तहत सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को इस कार्य में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए इस समय देश में 1,180 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें 841 सरकारी और 339 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के सामान्य से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के मामले में आइटोलिजुमैब टीके के सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। क्लिनिकल जांच में संतोषजनक नतीजे प्राप्त होने के बाद इस औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। सामान्य से गंभीर त्वचा रोगियों के उपचार के लिए पहले से ही आइटोलिजुमैब टीके के इस्तेमाल की अनुमति मिली हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी में कोविड-19 का फैलाव रोकने के प्रयासों की सराहना की है।
WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि इस सफलता का श्रेय आक्रामक कार्रवाई और राष्ट्रीय एकता तथा वैश्विक प्रतिबद्धता को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों से ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सघन फैलाव होने के बावजूद स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया के साथ महानगर मुंबई का धारावी क्षेत्र भी एक मिसाल बन गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। प्राधिकरण ने कहा कि उसने कोविड से संबंधित विशेष पॉलिसी तैयार की है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य बीमा की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच रखी गई है। 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर और 25 साल तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है। किसी चिकित्सक की सलाह पर 14 दिन की अवधि के लिए घरों में ही इलाज पर होने वाला खर्च भी इस पॉलिसी के दायरे में होगा। उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे से लागू हुए राज्यव्यापी प्रतिबंधों के कारण आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आज सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। प्रतिबंध सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस बीच महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में साफ सफाई का व्यापक अभियान चलाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से प्रदेश के सभी 75 जिलों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में छेड़े गए स्वच्छता अभियान की खुद निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं। आज उन्होंने कोविड मरीजों की जांच के लिए बनी 7 नई लैब का शुभारंभ भी किया। इससे प्रदेश में सभी मंडल मुख्यालयों पर लैब उपलब्ध हो गई हैं। उन्होंने घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग में संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों का सैंपल लेकर टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 1,40,000 से अधिक टीमों द्वारा घर घर स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर, झांसी और मथुरा में खास सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में अहमदाबाद में नगर निगम ने छोटे कंटेनमेंट जोन में 17 नए इलाके शामिल किए हैं। वहीं सूची में एक इलाके को हटा दिया है। कोरोना वायरस के नए मामलों का पता लगने के बाद इन 17 नए इलाकों को छोटे कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। एक रिपोर्ट। संक्रमण के नए मामले अब सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा के अलावा अन्य जिलों और छोटे शहरों में भी बढ़ रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले 24 घंटों में सूरत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से 67 और भावनगर से 59 नए मामले सामने आए। इस बीच मोरबी में काम कर रहे घड़ी उत्पादक इकाइयों के संगठन ने कल से 1 सप्ताह तक अपनी सभी इकाइयों को बंद रखने का फैसला किया है। संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया है। मोरबी में ऐसी 175 से अधिक घड़ी उत्पादक इकाइयों में करीब 25,000 श्रमिक काम करते हैं, जिसमें अधिकतर आसपास के गांवों से आने वाली महिलाएं हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गणेश उत्सव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से गणेश उत्सव सादगी से मनाने का अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने इस वर्ष के गणेशोत्सव समारोह के लिए प्रासंगिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार सामुदायिक मंडलों में गणेश जी की मूर्तियों की ऊंचाई 4 फीट तक होनी चाहिए, जबकि घरगुती गणेश मूर्तियों की ऊंचाई 2 फीट तक होनी चाहिए। राज्य सरकार ने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्तियों को लाने का आग्रह किया है। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि यदि संभव हो तो मूर्तियों को घर या आसपास के कृत्रिम तालाबों में विसर्जित करें। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि यदि संभव हो तो सामुदायिक मूर्तियों के विसर्जन समारोह को अगले वर्ष के गणेशोत्सव तक स्थगित किया जा सकता है। सरकार ने सामुदायिक गणेश मंडलों से अनुरोध किया है कि वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बजाय डेंगू, मलेरिया, कोविड-19 के बारे में स्वास्थ्य अभियान या रक्तदान अभियान आयोजित करें। यदि संभव हो तो मंडलों में भीड़ से बचने के लिए केबल नेटवर्क या वेबसाइटों या फेसबुक लाइव के माध्यम से भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करनी चाहिए। सभी पंडालों में कीटाणुनाशक के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा होनी चाहिए। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मूर्तियों के स्वागत या विसर्जन के दौरान कोई जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को विसर्जन स्थलों पर जाने से परहेज करने को भी कहा गया है। सिटीजन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
मध्य प्रदेश में 24,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु पोर्टल के जरिए स्थायी रोजगार मिल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें 79.5% पुरुष और 20.5% महिलाएं हैं। अपर मुख्य सचिव श्रम राजेश राजौरा ने जानकारी दी है कि 3,55,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही करीब 1,89,000 प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह संबल योजना में पात्रता रखने वाले 3,40,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों का संबल पोर्टल पर पंजीयन भी किया गया है। आत्मनिर्भर भारत एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत भी 13,10,000 प्रवासी श्रमिकों को प्रति माह राशन वितरित किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों के साथ आए 6 से 14 वर्ष की उम्र के 2,06,000 से ज्यादा बच्चों में से 75,000 को अब तक स्कूल में प्रवेश दिया गया है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान 7,30,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने 5,79,000 से ज्यादा परिजनों के साथ प्रदेश वापस आए थे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु के महिला कल्याण विभाग ने पशुपालन विभाग के साथ मिलकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार की वैकल्पिक योजना तैयार की है। राज्य की समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर वी सरोजा ने त्रिची के पास नमक्कल में स्वयं सहायता समूह की ओर से लागू की गई इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौर में रोजगार के वैकल्पिक अवसर पैदा करने के नजरिए से इस योजना का खास महत्व है। इस योजना के तहत महिलाओं को देशी मुर्गी पालन के लिए सभी तरह की मदद उपलब्ध कराई जाएगी। दक्षिण भारत में नमक्कल अंडों के कारोबार का एक बड़ा केंद्र है। कर्नाटक में आज कोविड-19 के 2,798 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में आरटी-पीसीआर जांच के अलावा आधे घंटे के अंदर परिणाम देने वाला एंटीजन परीक्षण भी शुरू किया जाएगा। एक रिपोर्ट। रविवार के अलावा शनिवार को भी लॉकडाउन लागू करने के विचार पर उत्तर देते हुए मेडिकल एजुकेशन मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने बताया कि लॉकडाउन से केवल संक्रमण की संख्या को टाला जा सकता है, मगर इससे संक्रमण को अंत करने में मदद नहीं मिलेगी। इस बीच मुख्यमंत्री के दफ्तर से जानकारी प्राप्त हुई है कि सोमवार को येडियुरप्पा जी जिला डिप्टी कमिश्नर, सीईओ और पुलिस वरिष्ठ अधिकारी से वीडियो संवाद कर कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए लिए जा रहे कदमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कोविड महामारी के बीच छत्तीसगढ़ में आज ई लोक अदालत आयोजित की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन ने ई लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए कहा कि नोवल कोरोना वायरस के इस कठिन दौर में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने और पक्षकारों को राहत पहुंचाने के लिए ई लोक अदालत एक अभिनव विचार और पहल है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण सभी गतिविधियां प्रभावित हुई और इससे न्यायिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। ऐसी स्थिति में ई लोक अदालत के जरिए प्रदेश भर की अदालतों में समझौते कर मुकदमों का निपटारा किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि ई लोक अदालत में 23 जिलों की करीब 200 खंडपीठ में 3,000 से अधिक मामले सुने गए। हाईकोर्ट में भी 2 बेंच लगी थी। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार देश में यह पहला मौका था जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालत का आयोजन किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। कोविड-19 का टीका बनाने के वास्ते मानव परीक्षण के लिए स्वेच्छा से स्वयं को समर्पित करने वाले जयपुर में जन्मे और ब्रिटेन के निवासी दीपक पालीवाल ने कहा कि वो एक वैज्ञानिक परीक्षण का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं, जिससे मानवता को लाभ पहुंच सकता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, एस्ट्राजेनिका और भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया जा रहा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मानव परीक्षण के चरण में है। श्री पालीवाल ने कहा कि वो हमेशा मानवता के हित में कुछ करना चाहते थे। हम लोग फार्मा बैकग्राउंड से ही हैं, तो उनको ये भी पता था कि हाँ रिस्क है, और उनको रोज काम पे जाना था ड्यूरिंग द कोविड ट्रायल, बिकॉज वो तो एक फार्मासिस्ट हैं, तो उनको जाना जरूरी है। अब नाउ शी सपोर्ट करती हैं। अब ठीक है, नाराजगी तो थी, लेकिन अब भी खुश हैं, प्राउड फील करते होंगे कि हाँ हमने कुछ ऐसा किया जो केवल हमारे लिए फायदे की बात नहीं है, उसमें एक बंदे की फायदे की बात नहीं है, ना फैमिली के फायदे की बात है, एक सभी दुनिया के सभी लोगों के लिए, समाज के लिए है।
सीताराम भरतिया आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरचंद बजाज ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में साफ सफाई रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के बहुत ही कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर NN माथुर आज इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। गृह मंत्रालय ने मीडिया में प्रचारित ऐसी खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि कोविड-19 निगरानी समिति का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनी है और लोगों को इस प्रकार की गलत खबरों और अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए। फर्जी नोटिस में दावा किया गया था कि कोविड संबंधी परेशानियों के समाधान के लिए एक 25 सदस्यीय कोविड निगरानी समिति बनाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneir.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी। ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के हालात की समीक्षा की। दिल्ली में स्थिति पर नियंत्रण के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आइटोलिजुमैब टीके को कोविड-19 मरीजों पर आपात हालत में सीमित इस्तेमाल को मंजूरी दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भविष्य के स्वास्थ्य खतरों का सामना करने के लिए देश में पर्यावरण अनुकूल वास्तुशिल्प और डिजाइन अपनाने को कहा। भारत की 2018 बाघ गणना ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। ये प्रक्रिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के मानदंड शामिल किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस साल 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में सभी टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित पद्धति से आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष की इन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा तो उसे बाद में एक अवसर और दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनजर राजकीय विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में राज्य विश्वविद्यालयों में न कोई टर्म परीक्षा होगी और न ही फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी।
उन्होंने कहा कि आंतरिक असेसमेंट और पिछले अंकों के आधार पर छात्रों की योग्यता को जांचने का प्रगतिशील तंत्र स्थापित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी विश्वविद्यालयों की फाइनल परीक्षाएं रद्द कराने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से फाइनल परीक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन आयोजित करने को कहा है, जिससे छात्रों और अध्यापकों के बीच काफी नाराजगी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने केंद्र से अनुरोध किया है कि राज्य में स्थानीय तौर पर कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के आधार पर कॉलेज की परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार को अनुमति दी जाए। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को शैक्षिक मानकों और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के अपने तरीके बनाने की अनुमति दी जाए। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए आज एटीएल ऐप विकास मॉडल की शुरुआत की। एटीएल ऐप एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसके माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बना सकते हैं और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कई बड़ी बाधाएं आई हैं, जिनसे प्रौद्योगिकी की मदद से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री लोगों को प्रौद्योगिकी और नवाचार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा भारतीयों के लिए कम उम्र में नए कौशल सीखना काफी जरूरी है। अटल नवाचार मिशन के आर रामनन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लेकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों के युवा छात्र काफी उत्साहित हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत लॉकडाउन के 3 सप्ताह के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 25 कार्यक्रमों के तहत 5 करोड़ 98 लाख कार्य दिवस के लिए रोजगार सृजित किया गया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि एनडीए सरकार प्रवासी श्रमिकों के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भविष्य में स्वास्थ्य के प्रति खतरों से बचने के लिए देश में पर्यावरण के अनुकूल वास्तुशिल्प और डिजाइन का उपयोग किया जाना चाहिए। भारतीय वास्तुशिल्प संस्थान के राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री नायडू ने वास्तुकारों और डिजाइनरों से आग्रह किया कि वे डिजाइनों में बदलाव कर इस महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालें। उन्होंने कहा कि इमारतें इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि इनमें पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश और हवा का आवागमन हो। उपराष्ट्रपति ने स्मार्ट सिटी योजनाओं में निर्माण और डिजाइन से संबंधित कार्यों में स्थानीय शिल्पकारों और वास्तुकारों को शामिल करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल क्षेत्रीय संस्कृति का संरक्षण होगा, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिल्म उद्योग को आश्वस्त करते हुए कहा है कि यदि कोई देश अपने यहां भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन में बाधा डालता है तो भारत इसका माकूल जवाब देगा। फिक्की फ्रेम्स 2020 कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि सरकार भारतीय फिल्म उद्योग के हितों का पूरा ख्याल रखेगी। यदि किसी देश में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर रुकावट डाली गई तो भारत भी उस देश के मनोरंजन माध्यमों को अपने यहां अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर फिल्म उद्योग क्षेत्र का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। सरकार फिल्म उद्योग के माध्यम से देश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहती है। सरकार इस उद्योग को पूरी तरह नवाचार आधारित बनाना चाहती है ताकि दुनिया में भारत की बेहतरीन प्रतिभाओं को दिखाया जा सके। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है, जिसे संकल्प से सिद्धि के जरिए प्राप्त किया गया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 4 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया गया। ताजा गणना के अनुसार देश में इस समय 2,967 बाघ होने का अनुमान है। इस तरह दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 75% भारत में है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया है कि 2018-19 में किया गया यह सर्वेक्षण बहुत व्यापक था। इसमें 26,838 जगहों पर कैमरे लगाए गए थे और 1,21,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश के अनुरूप टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। 11 जून से 9 जुलाई तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 1,51,000
हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में टिड्डियों के नियंत्रण के उपाय किए गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार की सरकारों ने 1,32,660 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण की कार्रवाई की है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 60 नियंत्रण दल छिड़काव वाहनों के साथ तैनात किए गए हैं। केंद्र सरकार के 200 कर्मी भी टिड्डी नियंत्रण कार्य में लगाए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ऊंची उड़ान भरने के सपने, देश की सुरक्षा करने के सपने और दुश्मनों पर पैनी नजर रखने के सपने, आपके इन सपनों को सच करने का मौका लाए हैं हम हैं भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में भर्ती 15 जून 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई गॉव पर संदेश लिख सकते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। ये दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि परिवार नियोजन सतत विकास के लिए न केवल मूल आधार है, बल्कि गरीबी कम करने तथा उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने में भी सहायक है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक चुनौती के रूप में हो गया है। अगर हम दुनिया में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। एक ऐसा कड़ा कानून जो देश में सब पे लागू हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ के दौरान नुकसान कम करने के लिए कुछ उपायों की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में NDMA के सदस्य कमल किशोर ने बाढ़ से पहले सतर्कता उपायों के विषय में जानकारी दी। बाढ़ आने से पहले अपने आप को सतर्क रखें। रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों में जो ताजा जानकारी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, उस पे हमेशा अपना ध्यान रखें। अपना मोबाइल फोन चार्ज रखें। जहां तक हो सके SMS का प्रयोग करें ताकि उसकी बैटरी ज्यादा से ज्यादा समय तक चले। अपने पालतू जानवरों को बांध कर न रखें और एक इमरजेंसी किट तैयार करके रखें अपने घर के लिए, जिसमें प्राथमिक उपचार की चीजें हों, डायरिया की दवा हो। जो महत्वपूर्ण कागज हैं आपके पास, एक वाटरप्रूफ थैले में डाल के संभाल के रखें। और अब कल के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उधर दक्षिण भारत में चेन्नई में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 23 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 26 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के हालात की समीक्षा की। दिल्ली में स्थिति पर नियंत्रण के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आइटोलीजुमैब टीके को कोविड-19 मरीजों पर आपात हालत में सीमित इस्तेमाल को मंजूरी दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भविष्य के स्वास्थ्य खतरों का सामना करने के लिए देश में पर्यावरण अनुकूल वास्तुशिल्प और डिजाइन अपनाने को कहा। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।